राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे दो भाइयों की कहानी। अपने पराए हो गए, पराए अपने हो गए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मानसिंह शहर में अपने परिवार के साथ रहता था, क्योंकि मानसिंह की नौकरी डाक तार विभाग में थी। और जब मानसिंह की नौकरी लगी थी तो उसके कुछ सालों बाद वह अपने परिवार को भी शहर में ले आया था। इसलिए अब मानसिंह शहर में अपने परिवार के साथ रहता था। 35 साल की नौकरी के बाद आज मानसिंह का रिटायरमेंट हुआ था और रिटायर होते ही उसे अपने गांव की याद आई। उसने सोचा यहाँ प्रदेश में उसका अपना सगा कौन है, और गांव में तो उसका छोटा भाई वीर सिंह अपने परिवार के साथ रहता है। दोनों भाइयों में बचपन से ही बहुत प्रेम था। राम भरत का प्यार जैसा अपनापन था। वह जब भी गांव जाता तो वीर सिंह और उसका परिवार उसकी खूब सेवा करते। बच्चे भी ताऊ ताई के साथ ही चिपके रहते थे। चंदन, जो मानसिंह का बेटा था, वह भी उनके साथ घुल मिल जाता था। उनके साथ खूब खेलता और खेतों में घूमने जाते। नौकरी से रिटायर होकर मानसिंह अपने गांव जाने की तैयारी करने लगा तो उसके साथ के लोग और नजदीकी मित्रों ने उसे बहुत समझाया कि मानसिंह देखो, समय बदल रहा है। गांवों की बजाय शहरों में खुद का और बच्चों का भविष्य ज्यादा सुरक्षित है। देश आजाद हो चुका है और अपनी सरकार देशवासियों के कल्याण की अनेक योजनाएं निकाल रही है। देश का माहौल बदल रहा है। शहर में स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, फैक्ट्रियां और मिलें बन रही हैं। तुम्हें जिंदगी भर आराम की नौकरी की है, तुमसे खेती बाड़ी अब नहीं होगी। तुम्हारी भलाई इसी में है मित्र। तुम यहाँ थोड़ी जमीन खरीद लो और कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर लो। अभी तुम्हारे हाथ में पैसा है क्योंकि तुम्हारा रिटायरमेंट हुआ है और जमीन का भाव भी कम है। अब तुम्हें अस्पताल और दवाइयों की जरूरत पड़ेगी तो शहर में ही तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन मानसिंह तो अपनी जन्मभूमि में अपने बाप दादा की फूस के झोपड़ों की जगह उसे तो पक्के मकान बनाने की धुन सवार थी। छोटे भाई का प्यार भी उसे गांव आने के लिए खींच रहा था। मानसिंह की पत्नी ने भी मानसिंह को समझाया, तुम्हारे एक ही लड़का है, उसे शहर में रहकर पढ़ाओ लिखाओ और तुम भी आराम से रहो। ज्यादा नहीं तो 100-200 रुपए की जमीन खरीद लो, कल को तुम्हारे बेटे के काम आएगी। गांव में लगाया पैसा ईंट पत्थरों का ढेर बनकर रह जाएगा। मगर जो मानसिंह ने किसी की बात नहीं मानी, वह अपना माल असबाब लेकर परिवार सहित गांव वापस आ गया। गांव में मानसिंह के छोटे भाई वीर सिंह ने उसका खूब स्वागत किया। छोटी बहू रानी, भतीजा भतीजी भी अपने ताऊ ताई और अपने ताऊ के बेटे को देखकर बहुत खुश हुए। आस पड़ोस के लोगों ने भी शहर छोड़कर अपनी जन्मभूमि लौटे और बाप दादा के पुराने जो घरों को नया जीवन देने के लिए उसके प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा की। फूस के छप्परों की हालत देखकर मानसिंह उतना उत्तेजित हो गया कि उन्हें तत्काल वहां से हटाकर नए पक्के मकान बनाने की तैयारी करने लगा। सरकार से मिली जमा पूंजी उसे विचलित कर रही थी। अगले ही दिन पंडित जी से मुहूर्त निकलवाकर उसने आवश्यक सामग्री के लिए भागदौड़ शुरू कर दी। सप्ताह भर में मानसिंह ने गांव के पहाड़ से पत्थर निकालने और चिनाई के लिए मिस्त्री मजदूरों की व्यवस्था करके काम शुरू करवा दिया। उसकी ससुराल से उसका साला और भतीजे भी अपना काम धंधा छोड़कर इस नेक काम में सहायता करने आ पहुंचे थे। पहले गारा मिट्टी और फूस से बने झोंपड़ों को तोड़कर जमीन को समतल किया गया। फिर नए सिरे से जमीन का नाप नक्शा मापकर 2 की बजाय 3 कमरे बनाने का फैसला किया गया। और बगड़ के पास के एक बुजुर्ग ने बताया कि मानसिंह छोटे भाई के लिए भी एक कमरा बनाने को राजी हो गया था, क्योंकि उसने कहा इसका भी एक कमरा बना दो। कुएं से पानी खींच लाने और उसे पास में इकट्ठा करने के लिए एक पक्का हौज बनाया गया।
पत्थर को बारीक पीसकर चूना बनाने के लिए घराट बनाया और खिड़की दरवाजों के लिए खाती को बुलाकर सलाह मशवरा किया गया। मिस्त्री और मजदूरों को दोपहर का खाना खिलाने के लिए 2 मन गेहूं पिसवाई गई। 5 सेर घी और 10 सेर शक्कर लाकर रख दिया गया। बुधवार को प्रातः सूर्य की प्रथम किरण के साथ शुभ मुहूर्त में भैरव बाबा का नाम लेकर जो अड़ोस पड़ोस के बुजुर्गों ने नींव का पहला पत्थर रखा। छोटे भाई ने पूरे मोहल्ले में मुट्ठी भर भर कर शक्कर बांटी। परिवार के सदस्यों में ऐसा उत्साह था कि उसमें जो क्षण भर में विलंब संभाले नहीं संभल रहा था। ऐसा प्रतीत होता मानो वर्षों से जर्जर पड़े खंडर नौ का जीर्णोद्धार होता देखकर उनके पूर्वज खुश हो गए थे और आज अपने वंशज के इस पुण्य कार्य से खुश होकर आशीर्वाद देने लगे हों, ऐसा प्रतीत हो रहा था। मकान का कार्य आरंभ हुआ। महिलाएं घड़े उठाकर पानी भरने चलीं तो पहाड़ से पत्थर निकालने वाले लोगों ने अपने संभल और हथौड़ों के प्रहार करने शुरू किए। पत्थर ढोने के लिए 2 ऊंट गाड़ियां लगवाई गईं। देखते ही देखते मानसिंह का जो पक्का मकान बनने की खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोग उसे जन्मभूमि के उद्धार की बधाई और शुभकामनाएं देने आते, कुछ एक उसे अपने जीवन भर की कमाई को पत्थर न करने की सीख देने चले आए थे। किंतु मुट्ठी भर भर शक्कर दोनों तरह के लोग ही लेकर गए थे। दोपहर का भोजन पाने के हकदार काम करने वाले मिस्त्री और मजदूर थे, किंतु खाने के समय जब उनके बच्चे भी आ पहुंचे तो बड़ा काम करने वालों के बड़े दिल का जो बनना ही पड़ता है। जब बच्चों के अभिभावक घी शक्कर के साथ गेहूं के जो रोटी खा रहे थे तो बच्चे क्या उनका मुंह देखते। ज्ञान सिंह ने यह सोचकर बच्चों को भी आज खाना खिलाया कि मकान बन जाने के बाद बिरादरी को दिए जाने वाले भोज के समय वह कुछ जो और इंतजाम कर लेगा। 6 महीने तक मकान का काम चला, लेकिन पता ही नहीं चला कि मान सिंह को मिली जमा पूंजी घटते घटते सीमित रह गई। एक एक चीज के लिए महीनों की पेंशन का इंतजार करना पड़ रहा था। मकान के खिड़की दरवाजों के लिए सोचना पड़ रहा था। बनाते समय तो घर में शौचालय तक की आवश्यकता भी महसूस की गई थी, किंतु अब उसके दरवाजे के उपाय सोचे जा रहे थे। निर्णय किया गया कि कोई पुरानी चादर या धोती लटकाकर भी काम चलाया जा सकता है, किंतु महिलाओं को यह मंजूर नहीं था। छोटी बहुरानी ने तो ऐलान कर दिया था कि पहले की तरह जो उसे खेतों में जाना मंजूर है, लेकिन बिना दरवाजे के शौचालय में बैठना उसे कतई स्वीकार नहीं था। जब रसोई घर बनाया गया तो मक्खी मच्छर और कुत्ते बिल्ली से उसे में रखे भोजन की सुरक्षा के लिए जाली का दरवाजा लगाना भी जरूरी हो गया था। मानसिंह जब गांव में मकान बनाने का फैसला लेकर चला था तो सरकार से मिली जमा पूंजी से बाप दादा के छप्पर की जगह महल खड़ा करने का मंसूबा बांधा था, किंतु पत्थरों के दाम और पत्थरों को ऊपर नीचे रखने में उसका हौसला लड़खड़ा गया। भाई के साथ सांझे में खरीदी भैंस का चारा भूसा तक जी का जंजाल बन गया था। बहू रानी ने तो कह दिया था कि जब भैंस के रखरखाव का सारा काम वह देखती है तो उसके दूध पर भी उसका अधिकार है और उसमें वह किसी से साझा नहीं करेगी। जेठानी के खाली बैठे वह सबके लिए अकेली खाना नहीं बनाएगी। जिसको भूख लगे वह अपने लिए खुद व्यवस्था कर ले। पूंजी छिन चुकी थी। जरूरतें पूरी ना होने पर किसी न किसी बात को लेकर अब घर में रोज झगड़ा होने लगा। बात बहुत बढ़ गई थी। घर खर्च के लिए मानसिंह की पेंशन पूरी नहीं पड़ती थी। पत्नी भी अब ताने देने लगी थी। छप्पर की जगह महल खड़ा करके क्या मिला आपको? लड़का एक है और वह भी कटोरा दूध के लिए तरस कर रह जाता है। एक कटोरा दूध उसे नहीं मिल पाता। मकान पर भाई ने कब्जा कर लिया है। आपको तो वही एक कमरा मिला। कितना समझाया था कि पत्थरों में पैसा बर्बाद मत करो। बहुरानी को हमारे हर एक काम में कंजूसी और दोगलापन नजर आता है। वह समझती है कि हम बहुत मजे में हैं और घी में चूर कर रोटी खा रहे हैं। पहले 6 महीने उसने खूब घी शक्कर खाया है तो अब उसे रूखी रोटी कैसे अच्छी लगेगी। रोज रोज उसकी कटी जली बातें मुझसे तो सहन होती नहीं है। आप अपने भाई को समझाओ कि घर में किट पिट बंद करे
या मुझे मेरे पीहर छोड़ाओ। मैं हर वक्त किसी के ताने सुनूं? आपको अच्छा भला पता है कि मैं क्यों सुनूं, क्योंकि टेंशन से मेरा तो वैसे ही शुगर बढ़ जाता है। हम जहाँ थे वहाँ शांति से रह रहे थे। शाम का समय था। वीर सिंह भैंस को पानी पिलाने तालाब पर ले जा रहा था। मान सिंह गांव की ओर से आ रहा था। वीर सिंह ने बड़े भाई को रोककर पूछा, किधर को धावा मारा दादा? कहाँ से आ रहे हो? कहीं दूर तो नहीं गए थे? तो मान सिंह कहने लगा, नहीं रे, कहीं दूर नहीं गया। धनीराम बनिए की हाट से आटा दाल लेकर आया हूँ। पेट में तो दोनों वक्त जो देना ही पड़ता है, खाएंगे नहीं तो चलेंगे कैसे? क्या तू मेरे नाम पर उसकी हाट से 10 से ज्वार लेकर आया था? वीर सिंह बोला, हाँ, क्या करता, बच्चे भूखे बैठे थे भैया। लेकिन तुमको क्या फर्क पड़ेगा? सरकारी पेंशन जो आती है हर महीने, हमारा तो वह आसरा भी नहीं है, और गांव में कहीं आजकल मजदूरी भी नहीं मिलती है। हम भी 4 आंखर पढ़ लिए होते भैया तो बच्चों को भूखे पेट नहीं सोना पड़ता। मान सिंह को शक हुआ कि जो वीर सिंह बच्चों के नाम पर फिर कुछ मांगने वाला है, तो उसने सतर्क होते हुए ढीला सा मुंह बनाकर कहा, हालत तो हमारी भी ऐसी ही है वीर सिंह, हम भी रूखी सूखी खाकर गुजारा कर रहे हैं। तुम्हारे पास तो फिर भी दुधारू भैंस है। तो वीर सिंह बोला, भैंस तो है भैया, पर भैंस का गोबर तो नहीं खाया जा सकता ना, और जब उसे पेट भर चारा भूसा ही जो नहीं मिलेगा तो गोबर भी कहाँ से मिल पाएगा। भाभी समझती है कि हम दूध घी बेचकर धन्ना सेठ हो गए हैं, लेकिन भैया तुम्हारी सौगंध, जो कोई एक छटाक भी दूध पीता हो, मुश्किल से सेर सवा सेर दूध निकलता है, जिसे उससे चाहे अपने खाने के लिए ज्वार ले आओ या भैंस के लिए चारा भूसा। मान सिंह कहने लगा, एक बात कहूँ वीर सिंह, क्या मेरी पेंशन में ही दोनों परिवार नहीं पल रहे थे? मगर तुमने बहू की बातों में आकर हर चीज का बंटवारा कर लिया। भैंस की कीमत मैंने चुकाई थी और मकान बनाने का सारा खर्चा भी मैंने ही किया था, मगर तुमने हर एक चीज पर कब्जा कर लिया। हम सोच कर आए थे बुजुर्गों के झोपड़ों की जगह पक्के मकान बनाएंगे, सारा परिवार मिलजुल कर एक साथ रहेगा, बुढ़ापे में छोटे हमारी सेवा करेंगे तो हमारी भी जिंदगी आराम से कट जाएगी। हमने तेरे बहाने तिनके का सहारा ढूंढा था। तू तेरी भाभी की उम्र देख, उसे शुगर और सांस की बीमारी है, लेकिन बहू को हमारी 2 रोटी पकाने में तकलीफ होती है। तुझे पता नहीं वीर सिंह, बहू ने कैसे कैसे ताने दिए तेरी भाभी को, फिर भी छोटे छोटे समझकर वह कुछ नहीं बोली, चुपचाप जो खून का घूंट पीकर रह गई और अपनी रोटी वह खुद बनाने लगी है धुएं धाकड़ में। लेकिन वीर सिंह कहने लगा, भैया एक हाथ से तो ताली बजती नहीं कभी भी। भाभी ने भी जो कहना था वह कह डाला। तुम ही बताओ, क्या तुम्हारे आने से पहले हम भूखे मरते थे या गांव से मांगकर खाते थे? अपनी इज्जत सबको प्यारी होती है। तुमने मकान बनाकर कोई उपकार नहीं किया भैया, हम तो अपने झोपड़े में भी खुश थे, बल्कि हमारा तो जो था वह भी नहीं छोड़ा तुमने। रही भैंस की बात, तो जितने पैसे तुमने खर्च किए उससे ज्यादा का तुम लोग 3 साल में दूध पी चुके हो, और अब बाखड़ी भैंस की सेवा टहल करने वाला क्या उसके दूध का भी हकदार नहीं हो सकता? चाहो तो भैंस तुम ले लो और उसकी देखभाल करो। तो मान सिंह बोला, वीर सिंह, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। औरत के कहने पर तुम अपने बाप समान बड़े भाई को ठुकरा देगा। मैं तो परदेश में ज्यादा चैन से था, पर 4 पैसे मेरे भी हाथ में थे। मैं तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है भैया, जो वीर सिंह बोला, हमने तुम्हें गांव में बुलाकर लूट लिया। तुमसे कुछ होता नहीं, भाभी महारानी बनकर बैठी रहती है, लड़का तुम्हारा पढ़ने स्कूल चला जाता है, तो तुम ही बताओ घर का सारा काम कौन करता? एक वही घर की जो बहू बची है, क्या वो ही सारा काम करती रही अकेली? चंदन स्कूल जाता है। तो मान सिंह कहने लगा, तो वीर सिंह इसमें बुरा क्या है? मैंने तो रमेश को तुम्हारे बेटे को भी भेजने के लिए तुझसे कहा था, बल्कि मैं तो चाहता हूँ बेटी फूलवती भी 5 क्लास पढ़कर चिट्ठी पत्री पढ़ने के लायक हो जाए। मैंने तीनों की फीस भरने के लिए भी कहा था। 2 रोटी कम खा लेते, मगर हमारे बच्चे तो तेरी तरह मजदूरी करने से लाचार रहते। कम से कम उन्हें मजदूरी तो नहीं करनी पड़ती अगर पढ़ लिख जाते। तो वीर सिंह बोला, मैं लाचार सही, अनपढ़ गवार सही भैया, लेकिन किसी के घर मांगने तो नहीं जाता।
मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पाल तो रहा हूँ, हम किसी पर बोझ तो नहीं बने। तो मानसिंह कहने लगा, तो हम तुझ पर बोझ बन गए भैया? तो ठीक है, आज ही मैं अपने परिवार को लेकर चला जाता हूँ, तुम अपने बाल बच्चों के साथ खुश रहो। मैं तो वीर सिंह यह सोचकर आया था कि अपनी जन्मभूमि में प्राण त्याग कर अपने पुरखों की जमीन को बचाऊंगा, उनके झोपड़े की जगह मकान बनाऊंगा। सोचा था मेरे सगे संबंधी ही मेरी अर्थी को कंधा देंगे और अपने हाथों से क्रियाकर्म करेंगे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन भैया, किस्मत में नहीं लिखा तो मैं कितना भी हाथ पांव मारूं। और मानसिंह की आंखों में आंसू छलछला आए, वह सिर झुकाकर चल पड़ा। मानसिंह बुझे मन से घर पहुंचा तो अपनी पत्नी को उदास बैठे पाया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें सूजकर लाल हो गई थी। वह समझ गया कि देवरानी ने फिर आज जहर उगला होगा। सामान चूल्हे के पास रखकर उसने उससे पूछा, अपनी पत्नी से क्या बहू ने फिर आज कुछ कहा है? तो उसकी पत्नी बोली, चंदन के बापू, तुमने गांव में आकर अच्छा नहीं किया। बुढ़ापे में ना तुम ही चैन से बैठ पाए और ना ही हमें किसी लायक छोड़ा। जब तक खाने को देते रहे तब तक घर के बाहर के सब दादा दादा कह के आगे पीछे घूमते रहे, लेकिन जब से तुमने हाथ खींचा है तब से बाहर का तो कोई क्या पूछेगा, अपने घर के ही दुत्कारने लगे हैं। क्योंकि हम दोनों की बीमारी में अब तुम्हारी पेंशन से जब हमारा ही पेट पालना मुश्किल है तो किसी की क्या मदद कर पाओगे? तो मानसिंह कहने लगा, तुम ठीक कहती हो भाग्यवान। अब होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, सब होत की जोत है। आज छोटा भाई भी आंखें दिखाने लगा है, उसे पता है हमारे वश का काम नहीं है, इसलिए कहता है कि भैंस अब तुम संभालो। तो इसमें बुरा क्या है? जो उसकी पत्नी निर्मला कहने लगी, तुमने ही खरीदी थी, तुम ही उसे बेच दो, जो मिलेगा वही प्रसाद समझो, सिर से बला टलेगी और 4 पैसे हाथ में आएंगे सो अलग। मैं तो कहती हूँ इस काम में अब तुम बिल्कुल भी देरी मत करो, जितना जल्दी हो सके सबसे पहले यही काम निपटाओ। मानसिंह बोला, निर्मला बात तो तेरी सही है, लेकिन वीर सिंह और बहू मानेंगे इसके लिए, और आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? तो निर्मला कहने लगी, देखो जी, कोई भी कुछ भी कहे या ना कहे, किसी को क्या पड़ी है जो कोई कुछ कहेगा, वे भी क्यों ना मानेंगे। पैसा तो तुमने ही लगाया और उसके मालिक भी तुम ही हो। वैसे तुम्हें भैंस संभालने को कह रहे हैं, तुम चाहो तो खुद संभालो या किसी और को दो, यह तुम्हारी मर्जी, उन्हें इससे क्या मतलब। रात भर मानसिंह बेचैन रहा। भैंस खरीदने में खर्च किए अपने पैसों के लौट आने का लोभ, छोटे भाई को जो छिटका देने की कठोरता उसे मथती रही, लेकिन छोटे भाई के स्वार्थ और बहू की बेरुखी ने उसे भी कठोर बना दिया था। सुबह उठते ही मानसिंह ने जान पहचान के लोगों से भैंस बेचने की बात शुरू कर दी। भाग्य से पड़ोस के गांव में रहने वाले एक किसान को भैंस की जरूरत थी, वह उसे साथ लेकर आ गया। देव योग से उस समय मानसिंह की पत्नी के अलावा घर पर कोई नहीं था। साथ आए किसान को भैंस की उम्र और ब्यात की थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद भैंस पसंद आ गई। 800 रुपये में सौदा तय हो गया। मानसिंह ने भैंस उसको सौंप दी और रुपये लेकर उसके साथ गांव चला गया। वह दोपहर बाद लौटा तो बहू के बौखलाए रूप को देखा। भैंस की पूछताछ के लिए उसने पहली बार अपने जेठ के सामने मुंह खोला। मानसिंह ने बताया कि कल वीर सिंह ने उसे भैंस संभालने को कहा था, लेकिन भैंस संभालना उसके बस की नहीं है, तो उसने भैंस को बेच दिया। और जिसने भैंस को पालने में दिन रात मेहनत की उससे पूछा भी नहीं। बहू जो कहने लगी, तुम दोनों भाइयों ने चुपचाप फैसला कर लिया और भैंस को जो बेच दिया। मैं सालों उसके पीछे भागती रही, मेरा कोई हिस्सा नहीं, समझा क्या है तुम लोगों ने मुझे? तुम तो मानसिंह कहने लगा, तुमसे पूछने की कहाँ जरूरत थी। वीर सिंह ने कहा कि अब भैंस तुम संभालो, सबको मालूम है भैंस के रुपए मैंने खर्च किए थे, तो मैंने ही उसे बेच भी दिया, क्योंकि भैंस मैंने खरीदी थी, इसमें किसी का क्या हर्जाना हुआ। तो बहू कहने लगी, कल को तो तुम कहोगे कि पक्का मकान बनाने में तुमने पैसा लगाया है और हम यहाँ से बाहर निकल जाएं, तो क्या हम चले जाएंगे? इतने दिन बड़ा समझकर मैं सामने नहीं बोली तो तुमने समझ क्या लिया मुझे?
तुम चाहे जो करते रहोगे, मैं बोलूंगी नहीं, मगर इस भरम में मत रहना जी, मैं बहुत खराब औरत हूँ। तुम्हारा भाई तुमसे दबता होगा, मगर मैं किसी से नहीं डरने दबने वाली हूँ। बुजुर्गों की एक एक चीज पर मेरा बराबर का हिस्सा है, इतनी आसानी से सब कुछ नहीं हड़पने दूंगी। तभी जो उसके जेठ कहने लगे, अरे चुप कर भले घर की बेटी, बाप समान जेठ के सामने जुबान लड़ाते शर्म नहीं आती तुझे। जब वह कहने लगी, बहू, जब बाप को बेटी का कोई लिहाज नहीं तो बेटी क्या बाप के सामने लेट जाए? जरूर से जरूर तूने ही पट्टी पढ़ाई होगी, दूध मुही नागिन। वह अपनी जेठानी से कहने लगी, जिस दिन से आई है सबका जीना हराम कर दिया है तूने। बहू की तेज तर्रार आवाज के आगे अड़ोस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए। अड़ोसी पड़ोसी जिसने भी सुना कि वीर सिंह की बहू ने अपने जेठ को पछाड़ दिया है, वह उधर की तरफ दौड़ा चला आ रहा था। मान सिंह का वहां खड़ा रहना मुश्किल हो गया। वह वहां से हट जाना चाहता था, किंतु बीमार पत्नी को अकेली छोड़कर भाग भी नहीं सकता था। झगड़े का समाचार पाकर पिछले पड़ोसी की बूढ़ी जो बुढ़िया थी, बगल में रहने वाली रामबाई काकी भी लाठी टेकती हुई आ पहुंची। उसने कुछ देर मामले को समझा और फिर कोने में बैठकर रो रही बड़ी बहू निर्मला को अपने घर ले गई। मान सिंह भी उसके पीछे पीछे चला गया। सांझ को वीर सिंह घर लौटा तो अपनी पत्नी का चंडी रूप देखकर सहम गया। उसने कबूल किया कि उसने बड़े भैया को भैंस संभालने के लिए कहा था, मगर भैंस बेच देने के उसके फैसले का उसे अंदेशा नहीं था। उसकी पत्नी ने मेहनत से पाली भैंस को बिना बताए बेच देने से अब वीर सिंह भी दुखी था। वह गुस्से में उबलता हुआ रामबाई काकी के घर पहुंचा और मान सिंह को बाहर आने के लिए ललकारने लगा। मान सिंह बाहर को चला तो घर के अन्य लोग भी उसके साथ आ गए। तो वीर सिंह पूछने लगा, भैया तुमने भैंस बिना पूछे कैसे बेच दी? तो मान सिंह कहने लगा, यह पूछने का तुमको हक नहीं है वीर सिंह, तुमने ही कहा था कि अब भैंस तुम संभालो, लेकिन तुम्हें पता है कि भैंस संभालने की मेरी उम्र नहीं है, तो मैं क्या करता? जैसे मैंने भैंस खरीदी थी वैसे ही मैंने बेच दी, तुम्हारा इसमें क्या हर्ज हुआ? 3 महीने की जो कटिया थी, जिसको मैंने दिन रात मेहनत करके अपने बच्चे की तरह पाला था, वीर सिंह कहने लगा, तुम कहते हो उसका कुछ हर्ज ही नहीं हुआ, क्योंकि तुमको हाथ पैर नहीं हिलाने पड़े ना, इसलिए किसी का दुख का, उसके हर जाने का तुमको अंदाजा भी कैसे होगा भैया, जिसने अपने बच्चे की तरह उसे पाला हो, उसकी तो जैसे गोद ही सूनी हो गई हो। मगर तुम जैसा बेरहम इंसान किसी का दुख दर्द क्या समझेगा? पैसे के लालच में तुमने उसे बेच डाला। जो वीर सिंह जो बहुत ही ऊंची आवाज में बोल रहा था, तो वह कहने लगा, मान सिंह, वीर सिंह, यह तो तू न्याय नहीं कर रहा, तो अपने बड़े भाई को बेरहम और लालची बता रहा है। जिस भाई ने अपनी जिंदगी भर की कमाई तुम्हारे लिए पक्का मकान बनवाने में झोंक दी और जब तक उससे बन पड़ा अपनी पेंशन से भी पूरे परिवार का खर्चा भी चलाया, उसने तुम्हें भैंस सारे परिवार के फायदे के लिए खरीद कर दी थी, मगर जब तूने खुद ही उसे भैंस संभालने के लिए कह दिया तो वह क्या करता? तुम्हें पता है कि अब उसकी उम्र भैंस संभालने की नहीं है, तो अपनी खरीदी हुई भैंस बेचकर कौन सा उसने गुनाह कर दिया? रामबाई काकी भी जो वीर सिंह से कहने लगी, उसने भी मान सिंह की बात को बताया कि मान सिंह ने कोई गलत नहीं किया। तो वीर सिंह बोला, काकी तुम बीच में ही क्यों पड़ती हो? यह हमारे घर का मामला है, हम खुद निपट लेंगे। हमारे घर में क्या हो रहा है किसी को क्या पता? और वीर सिंह ने काकी को डपट दिया। रामबाई काकी ने कुछ गलत तो नहीं कहा था। जब गांव के अड़ोसी पड़ोसी बड़े बूढ़े तुम्हारी भलाई के बारे में नेक सलाह देते हैं तो गलती के लिए भी वो तुम्हें धिक्कारेंगे, उन्हें तुम्हें धमकाने का भी अधिकार है, एक दूसरे बुजुर्ग ने भी कहा। तो वीर सिंह कहने लगा, मैंने कोई गलत बात तो कही नहीं, और रही बात गांव बगड़ की, तो सच्चाई का पता ना चलता हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। वीर सिंह बोला, तो काकी तुम हमारे घर में ताक झांक करती हो? काकी बोली, ताक झांक करने की जरूरत कहाँ पड़ती है वीर सिंह, तुम्हारी घरवाली चिल्ला चिल्ला कर तो दिन भर इन दोनों को कोसती रहती है। हम तो पड़ोस में हैं, साल भर से जैसा बर्ताव तुमने किया है पूरे गांव को मालूम है। आज इनकी किसी को खिलाने की हिम्मत नहीं हो रही तो तुम इन्हें बेईमान लालची कहने लगे हो। जिंदगी की धूप छाप बदलती रहती है बेटा, बस तुम्हें हमारा बर्ताव ही दिखा
और जो इन लोगों ने किया वह किसी को नजर नहीं आया। वीर सिंह कहने लगा, बेचारी ने कितने मुश्किल से कटिया को पाल पोस कर बड़ा किया था, तुमने ना देखा था काकी, लेकिन अपने लालच के पीछे इन्होंने उसे भी बेच दिया। क्या इन लोगों ने भी दूध नहीं पिया था उसका? मत बखान करो। जो वीर सिंह, जितने दिन राशन पानी तुम्हारे कब्जे में रहा तुम चंदन को एक गिलास दूध देते रहे, लेकिन जब से पूरे घर का राशन लाने की मेरी हिम्मत ना रही तो तुमने मेरे चंदन को दूध देना भी बंद कर दिया। मानसिंह भी इस बार कहने लगा, और मेरे बच्चे भूखे बैठे रहे, तुमने कभी पूछा भी नहीं किसी ने कुछ खाया पिया कि नहीं। तो वीर सिंह बोला, बच्चे भूखे हैं तो उन्हें खिलाने की जिम्मेवारी तुम्हारी है, तुम अपने बच्चों को संभालो, हम अपने बच्चों को संभालें। वीर सिंह बोला, तुम्हें अपनी तो पड़ी है भैया, कभी तुमने पूछा कि मेरे बच्चे भूखे हैं? तुमने अपनी खिलाने की जिम्मेवारी जबकि तुम्हारी थी, तुमने कहाँ खिलाया? तो वीर सिंह से जो मान सिंह कहने लगा, देखो वीर सिंह, तुम अभी जवान हो, तंदुरुस्त हो, तुम कमा सकते हो, तुमने भी मेरा ही सहारा देखा, लेकिन हमें जिंदा रहने के लिए अब रोटी से ज्यादा दवाइयों की जरूरत है। सरकार सिर्फ रोटी लायक ही पेंशन देती है, दवाई का खर्च उसी से निकालना पड़ता है, और तुम हमसे उम्मीद करते हो कि हम तुम्हारी मदद करें। तो वीर सिंह बोला, हाँ हाँ, हम जवान और तंदुरुस्त हैं, और जब बच्चे पैदा किए तो उन्हें खिलाएंगे भी हम ही, तुमसे मांगने ना आएंगे भैया, लेकिन हमारी मेहनत से पाली भैंस तुम्हें हमें ला कर देनी होगी। तो वह बोला, कुछ भी कर लो वीर सिंह, अब भैंस तो वापस नहीं आ पाएगी। वीर सिंह बोला, वापस क्यों नहीं आएगी, वह जरूर आएगी, और तुम खुद ला कर दोगे। वीर सिंह गुस्से में कहने लगा तो मान सिंह की ओर जैसे गुस्से में वह झपटा। जरा सा धक्का लगते ही मान सिंह लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा, और वीर सिंह उसकी छाती पर बैठकर चिल्लाने लगा, मैं इस लालची आदमी को आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, हमारा जीना हराम कर दिया इसने। वह अपने बड़े भाई का गला दबाने लगा। पल भर में ही मान सिंह के मुंह से जो आवाजें निकलने लगी और उसकी आंखें पथरा गईं, उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा, लेकिन वीर सिंह के सिर पर तो जैसे शैतान सवार था, वह पूरी ताकत से उसका गला दबा रहा था। चंदन और उसकी माँ निर्मला ने वीर सिंह के पीछे से पकड़कर खींचना चाहा, किंतु वीर सिंह तो जवान था, उसने खुद को छुड़ाने के लिए जोर लगाया तो माँ बेटा भी उसके ऊपर गिर पड़े। तमाशा देख रहे लोगों ने किसी तरह उन्हें उठाया और बेहोश मान सिंह को चारपाई पर लिटाया, लेकिन बीमारी का खाया शरीर एक ही धक्के में निढाल हो चुका था। पास खड़े बुजुर्ग ने जो मान सिंह के तलवों को रगड़ना शुरू किया, उनमें कुछ गर्माहट महसूस कर उसे पानी मंगवाकर उसके मुंह पर छींटे टपकाई। कंठ गीला हुआ तो धीरे धीरे उसके शरीर ने हरकत करनी शुरू की। मान सिंह को चारपाई पर ही उसके घर पहुंचाया गया और गांव के हकीम को बुलाकर उसकी जांच करवाई। हकीम ने दवाई की 2 पुड़िया देकर गर्म दूध के साथ खिलाने को कहा। रामबाई काकी ने अपने घर से तुरंत 1 गिलास गर्म दूध मंगवाकर उसे दवाई खिलाई और कुछ देर बड़ी बहू से बातें करती रही। रात काफी हो गई थी, वह उन्हें समझा बुझाकर अपने घर चली गई और धीरे धीरे बाकी लोग भी अपने अपने घर चले गए। छोटे भाई के सहयोग का सहारा मानकर मान सिंह अपनी जिंदगी को भवसागर पार ले जाने का मंसूबा बांधकर आया था। उसी परिवार ने उसके विश्वास को तार तार कर दिया था। आज परिवार के साथ अपनी जन्मभूमि में रहने का उसका भ्रम टूट गया था। वह पछता रहा था कि उसने अपनी पत्नी और अपने मित्रों की बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की। यहाँ आकर वह बहुत ही लाचार हो गया था। उसकी भूख प्यास मर चुकी थी। उसकी इच्छा हो रही थी वह यहाँ से कहीं दूर चला जाए और ऐसे भाई की कभी सूरत भी न देखे। उसकी पत्नी ने खाने के लिए पूछा तो मान सिंह ने कहा कि उसे भूख नहीं है, इसलिए उसने मना कर दिया। उसकी भी चूल्हा जलाने की इच्छा नहीं हुई। निर्मला सोचने लगी, जब यही नहीं खा रहे तो मैं क्या करूं। माँ बेटा भी सुबह की बची दाल रोटी खाकर सो गए। रात भर मान सिंह की पत्नी और बेटा तनाव में रहे। उनके लिए रात काटनी मुश्किल हो रही थी। मान सिंह को लेकर न जाने कैसे कैसे विचार उनके दिमाग में आ रहे थे। वे इतने डरे हुए थे जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ से भाग जाएं, लेकिन मान सिंह की हालत देखकर चुप थे। 1 सप्ताह बाद मान सिंह शहर गया और पेंशन लाकर गांव के सब लेनदारों का हिसाब चुकाकर अपने परिवार के साथ घर छोड़ने का फैसला करके अपना सामान बांधने लगा।
रामबाई काकी और कुछ अन्य लोगों ने उन्हें घर न छोड़ने के लिए समझाना चाहा, लेकिन मानसिंह अब निश्चय कर चुका था कि अब वह उस घर में नहीं रहेगा। उसके भाग्य में इस घर का या इस गांव का अन्न जल लिखा ही नहीं है। वह तो जिंदगी भर अपनी जन्मभूमि से दूर ही रहा। उसके सिर पर बुजुर्गों का कर्ज बाकी था, वह उसने चुका दिया, इसलिए उसका काम खत्म हुआ। अब वह फिर अपना कोई नया ठिकाना देखेगा। और कहने लगा, मेरी भूल चूक माफ कर देना। और उसने बुजुर्गों के सामने हाथ जोड़ दिए। दिन भर के सफर के बाद वह गाड़ी से उतरकर फिर उसी डाकघर पहुंचा जहां उसने अपने जीवन के 35 साल गुजारे थे। परिवार को बाहर बैठाकर वह अपने सहयोगी जो अपने मित्र के पास पहुंचा तो उसने 2 दिन घर से अपने घर में आसरा देने की उससे गुहार की। नेक दिल मित्र ने उसे अपने हेड में से 1 घंटे की छुट्टी मांगी अपने हेड से, और अपने मित्र जो मानसिंह के परिवार को साथ लेकर अपने घर पहुंच गया। सरकारी घर में एक कमरा और एक लकड़ी की फट्टियों से घिरा हुआ बरामदा था। आज की रात सिर छुपाने का प्रबंध हो गया तो वह सोचने लगा, कल सुबह से ही अपने लिए काम ढूंढने की कोशिश करेगा और अपनी पेंशन इसी डाकघर से अदा करने की अर्जी दे देगा। अब उसका मित्र जो काम से लौटा तो मानसिंह ने अपनी सारी कहानी उसे बताई और कल से ही कोई काम शुरू करके अपने परिवार के लिए एक कमरे का इंतजाम कर लेने की बात कही। तो उसका मित्र बोला, मानसिंह भाई, तुम मेरे बुजुर्ग हो, इस उम्र में तुम कहाँ जाओगे और क्या काम करोगे? मेरा घर जैसा भी है उसी में दोनों मिलजुल कर गुजारा कर लेंगे। और उसका मित्र जो मुस्लिम था, उसका नाम शराफत अली था, वह बोला, अल्लाह ताला ने मुझे तुम जैसे नेक इंसान की खिदमत करने का मौका दिया है तो मैं तुम लोगों को अब कहीं नहीं जाने दूंगा। सरकार हमारे खाने लायक तो दे ही रही है। शराफत भाई जो वह कहने लगा, मानसिंह, इस मुसीबत की घड़ी में तुमने ही हमें आसरा दिया है, वह बहुत बड़ी बात है, नहीं तो हम कहाँ जाते। लेकिन मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगा भाई। कल सुबह ही मैं अपने लिए कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा और शाम तक झोपड़ी का इंतजाम कर लूंगा। खाने लायक सरकार पेंशन दे रही है, दवाइयों के खर्चे लायक कोई काम मिल जाए तो गुजारा हो जाएगा। अगले बरस शराफत अली बोला, मैं भी रिटायर हो रहा हूँ। मेरी भी एक ही तमन्ना थी कि रिटायरमेंट के बाद हज के लिए जाऊंगा, लेकिन अब मुझे हज पर जाने की जरूरत नहीं है। मदीना शरीफ खुद चलकर मेरे घर आ गया है। यह तुम्हारा बड़प्पन है, मानसिंह कहने लगा, वरना आज सगा भाई भी साथ नहीं देता। इसका मुझे तजुर्बा हो चुका है। मैं नहीं चाहूंगा भाई तुम्हारी गृहस्थी में कोई खलल पड़े और एक भले आदमी की नेक दिली को किसी इम्तिहान से गुजरना पड़े। लेकिन शराफत अली बोला, तुम इस उम्र में क्या काम करोगे भाई? बीमारी ने तुमको वैसे ही घेर रखा है। तो वह बोले, मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ, मुझे हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू का अच्छा ज्ञान है। मैं डाकघर के बाहर बैठकर जरूरतमंदों के मनी ऑर्डर फार्म भर सकता हूँ, चिट्ठी और तार लिखकर दे सकता हूँ। मैंने देखा बहुत से लोग डाकघर के बाहर खड़े अपनी चिट्ठी लिखवाने या मनी ऑर्डर फार्म भरवाने के लिए लोगों से मदद मांगते रहते हैं। यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, लोगों को मदद मिल जाएगी और मुझे भी 4 पैसे मिल जाएंगे। डाकघर के बाहर बैठने में तुम मेरी मदद कर देना भाई। बाकी ईश्वर की इच्छा रही तो उसने चाहा तो कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। तो शराफत अली बोला, ठीक है, मगर जब तक तुम्हारा काम नहीं जम जाता तुम मेरे साथ ही रहोगे। सुबह शराफत अली के साथ खाना खाकर मानसिंह डाकघर पहुंच गया। वह पोस्ट मास्टर और दूसरे कर्मचारियों से मिला। उन्हें बताया कि 3 साल पहले वह इसी डाकघर में से जो रिटायर हुआ था, लेकिन बुजुर्गों का सपना पूरा करने के लिए गांव चला गया। अपना काम पूरा करके वह फिर अपने परिवार में लौट आया है और अब वह उनके साथ ही रहेगा। वह उसे अपना स्टाफ मेंबर और सुख दुख का साथी समझे। अब यही उसका घर है और सब लोग उसके परिवार के सदस्य। कुछ दिन मानसिंह डाकघर के सामने नीम के नीचे बैठा रहा और मगर किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वह सुबह जाकर नीम के नीचे बैठता और डाकघर से आते जाते लोगों पर नजरें गड़ाए रहता, किंतु इन दिनों किसी ने भी उससे अपनी चिट्ठी लिखवाने या मनी ऑर्डर फॉर्म भरवाने की आवश्यकता ही अनुभव नहीं की। उसे शंका हुई कि ऐसे कैसे हुआ कि लोग 2-3 साल में पढ़ लिख कर इतने सक्षम हो गए कि वे अपनी चिट्ठी पत्री खुद लिखने लगे हैं। दोपहर ढलने लगी। मानसिंह को उसका पुराना साथी सामने से डाकघर में से आता दिखाई दिया, जिसका नाम गोपाल किशन था।
उस व्यक्ति को पहचान कर उसने पुकारा तो वह रुक गया और 10 कदम चलकर नीम के नीचे उसके पास आ गया और बोला, मानसिंह तुम? अरे उसने पहचान कर पूछा तो वह बोला, हाँ गोपाल किशन, मैं मानसिंह। उसने खड़े होकर उत्तर दिया, लेकिन भैया तुम तो अपने गांव चले गए थे, फिर यहाँ कैसे? मानसिंह बोला, भूल थी मेरी और क्या कहूँ। तुमने तो बहुत मना किया था मित्र कि गांव में कुछ नहीं कर पाऊंगा। सरकार से मिली रकम ईंट पत्थरों में लगाकर मुझे पछताना पड़ेगा, और हुआ भी वही सब लुटाकर आज मुझे फिर यहीं आना पड़ा। लेकिन तुम यहाँ कैसे? तो वह कहने लगा, मैं महीने का राशन लेने आया था और राशन मैंने ले भी लिया, लेकिन पैसे पूरे नहीं निकले तो रिक्शा भाड़ा के लिए तो थोड़े पैसे कम पड़ गए, इसलिए डाकघर में पैसे निकालने आया हूँ। अगर खाते में से पैसे निकाल सका तो ठीक है, नहीं तो अपना सराफत अली है ना, 10 रुपये उससे उधार ले लूंगा। सुबह मुझे पैसे निकालने तो आना ही है, उसे 10 रुपये दे दूंगा। मैं रिक्शे वाले को 15 दे रहा हूँ, लेकिन वह 20 मांग रहा है। मैंने कहा कि मैं सिर्फ 1 मन गेहूं मेरे हैं और 2 थैलों में थोड़ा थोड़ा सामान है, मैं पैदल चल पड़ूंगा और दोनों थैले भी उठा लूंगा। लेकिन वह कहता है तुम रिक्शा में बैठो या ना बैठो, मुझसे तो इतनी ही दूर जाना पड़ेगा। गोपाल भाई, मानसिंह कहने लगा, रिक्शा वाला 20 रुपये लेगा, तुम मुझे 15 ही दे देना। तुम्हारा सामान मैं तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। मैं तुम्हारी भाभी की दवाई ले लूंगा, उसकी दवाई 2 दिन से खत्म हो गई है। समय पर दवाई ना लेने के कारण उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। तो वह बोला, क्या बातें कर रहे हो भैया? क्या बोली तुमने मानसिंह? मैं तुमसे अपना सामान उठवाऊंगा तुमसे? अरे तुम मेरे बड़े भाई के समान हो। तुम मुझे यह बताओ कि तुमने यहाँ मकान कहाँ लिया है? तो मानसिंह बोला, अरे काहे का मकान गोपाल भाई, सराफत अली से 2 रात के लिए आसरा मांगा था। सोचा था 2 दिन में कहीं झोपड़ी का इंतजाम करके कोई काम धंधा देख लूंगा, लेकिन 5 दिन हो गए, अभी तक उस भले आदमी पर ही बोझ बना हुआ हूँ। वह हमें कहीं जाने भी नहीं देता ताकि उसका पीछा छूटे। वह भावुक हो गया मानसिंह। तो वह कहने लगा, तो क्या तुम सराफत अली के इंतजार में यहाँ बैठे हो? वह बोला, नहीं, मैंने सोचा था डाकघर के सामने बैठकर लोगों की चिट्ठी पत्री लिखूंगा और उनके मनी ऑर्डर फार्म भर दूंगा, तो मुझे भी 2 पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इन 4-5 दिनों में तो एक भी ऐसा आदमी नहीं आया जिसे मेरी मदद की जरूरत पड़ी हो। तो वह बोला, कोई बात नहीं भाई। जो किशन कहने लगा, तुम अपने को गोपाल किशन की बात सुनकर वह कहने लगा कि तुम कोई बात नहीं भाई, तुम घबराओ मत, तुम अकेला मत समझो। हमने जिंदगी के 20 साल इसी डाकघर में गुजारे हैं। ईश्वर की इच्छा है कि हम जिंदगी भर साथ रहें, तो उसका धन्यवाद है। सराफत अली हो या गोपाल किशन, तुम्हारे छोटे भाई जैसे हैं, आओ भाई। और वह जो मानसिंह को लेकर डाकघर में गया और सराफत अली से रुपए लेकर उसके साथ अपने घर आ गया। 200 गज के प्लॉट में 4-5 कमरों का बढ़िया मकान बना था। गोपाल किशन ने अपनी पत्नी को मानसिंह का परिचय दिया और उसके लिए चाय नाश्ता बनाने को कहा। चाय पीते समय मानसिंह ने गांव की पूरी कहानी गोपाल किशन को बताई। गोपाल को सुनकर बहुत ही दुख हुआ। उसने मन ही मन फैसला किया और चाय के बाद उसे बाहर कमरे में आराम करने के लिए कहकर खुद सराफत अली के घर पहुंच गया। उसने सराफत अली को बताया कि मानसिंह ने उसके मकान में 1 कमरा किराए पर ले लिया है और आज से वे लोग वहीं रहेंगे, इसलिए वह भाभी और उनके बच्चे को लेने आया है। सराफत अली ने दोनों का जो पर्दा रखते हुए उन्हें खुशी खुशी रिक्शा में बिठाया और मिलते रहने का वादा करके उन्हें विदा किया। सामान के नाम पर उनके पास लोहे का एक संदूक और पोटली में बंधे कुछ पुराने कपड़े थे। मुसीबत की इस घड़ी में एक खुददार इंसान के लिए उतना ही सामान उसका समस्त संसार था। सुबह नाश्ते के बाद गोपाल किशन अपने दोस्त मानसिंह और उसकी पत्नी को सरकारी अस्पताल ले गया, जहां दोनों की जांच करवाई। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां अस्पताल से दी और 1-2 दवाई बाजार से खरीदने को कहा। गोपाल ने प्रेमाभाव से मानसिंह जो उसके एहसान तले दबा जा रहा था, जबकि गोपाल किशन उसकी सेवा करके मन ही मन बहुत प्रसन्न था। गोपाल के कोई संतान नहीं थी। कई साल पहले आई भयंकर बाढ़ की चपेट में गांव के कई परिवार अपनी जान गंवा चुके थे। उनमें से एक परिवार की असहाय बच्ची को गोपाल किशन ने अपने साथ ले आया था और अपनी बेटी की तरह उसकी परवरिश कर रहा था। चंदन के आ जाने से उसे लगा जैसे उसका परिवार पूरा हो गया। वह चंदन को भी अपने बेटा जैसा ही प्यार देता था।
उसने चंदन के पास के सरकारी स्कूल में जो अपनी बेटी गुड्डी के साथ उसका एडमिशन करवा दिया। दोनों बच्चों की उम्र में 3-4 साल का अंतर था। वह 4th कक्षा में पढ़ती थी और चंदन 7वीं कक्षा में। दोनों बहुत ही शरीफ, मेहनती और होनहार बच्चे थे। मानसिंह को अपने बदले भाग्य पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे अपने छोटे भाई वीर सिंह और उसके पत्नी के व्यवहार से मजबूर होकर अपनी जन्मभूमि, अपने गांव और अपना घर द्वार छोड़ना पड़ा था। वहीं गोपाल ने अपना सब कुछ ही उनकी सेवा में अर्पित कर दिया था। वह उनके खाने पीने और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखता, उसके लिए दवाई का प्रबंध करता और समय समय पर उन्हें अस्पताल ले जाकर जांच करवाता। कभी भी वह अपने काम से पीछे नहीं रहता था। गोपाल भाई, इस जन्म में मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूंगा, एक दिन मानसिंह बोली। जिस माँ के जाए भाई के भरोसे मैं अपने मित्रों की अच्छी सलाह ठुकराकर गांव गया था, उसने कभी मेरे पैरों में हाथ नहीं लगाया। और तुम अनजान होते हुए भी गोपाल भाई हमारी लक्ष्मण की तरह सेवा कर रहे हो। मैं उस लीलाधर की लीला समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुमने मुझे बचा लिया दोस्त, नहीं तो हमारी क्या दुर्गति होती इस भरी जाने। हमारे पीछे इस मासूम का कोई ठौर ठिकाना नहीं था। तो गोपाल किशन बोला, भाई साहब, जब आपको ईश्वर पर इतना भरोसा है तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए। ईश्वर जो भी करता है सब अच्छा ही करता है। रिश्ते नाते अपना पराया सब मोह माया है। कौन किसके लिए क्या करता है यह अहंकार है। रुपया, पैसा, धन दौलत, जमीन जायदाद सब लोभ है और छल कपट झूठ फरेब मनुष्य का क्रोध है। ईश्वर ने सबको एक समान बनाया है और उन्हें प्यार प्रेम से रहने के लिए संसार में भेजा है। मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा जो उसने मुझे आप जैसे सज्जन की सेवा करने का अवसर दिया है। मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ, वह अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखे। धन्य हो गोपाल भाई, मानसिंह कहने लगा। मैं तुम्हारे विचार जानकर हर बंधन से मुक्त हो गया हूँ। सचमुच ही जो समय पर काम आए वही अपना है। तुम जैसे लोगों की वजह से ही आज यह दुनिया कायम है। अभी तक मैं इसी भ्रम में था कि मेरे छोटे भाई ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है और बुढ़ापे में हमें घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वह बेचारा भी मोहमाया के चक्कर में फंसा था। मैं अपने पराये का फर्क नहीं जान पाया था और तुमसे मिलकर पता चला कि अपना किसे कहते हैं। तुमने इस बच्ची को अपनाकर बहुत ही पुण्य का काम किया है गोपाल भाई। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। समय बड़ा बलवान है, वही प्रकृति का नियम और संचालक करता है। सभी कुछ उसकी गति से गतिमान है। संसार की प्रत्येक घटना और गति उसी से प्राप्त करता है। जीव जंतु, पेड़ पौधे, पहाड़, समुद्र, आकाश उसी के नियम अनुसार चलते हैं। मोह माया में फंसे मनुष्य की इच्छा अनंत है। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी जन्म ले लेती है। जन्म से मृत्यु तक मनुष्य इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है, किंतु उसकी तृप्ति कभी नहीं होती। मानसिंह को रहने खाने का आसरा मिल गया था, किंतु दवाई खर्च के लिए कमाने की इच्छा उसे डाकघर के सामने बैठने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन जब 2-3 दिन तक कोई नहीं आया तो उसने स्वयं काउंटर पर जाकर देखा तो पता चला कि ना तो लोग पढ़ लिख कर अपनी चिट्ठी लिखने में सक्षम हुए और ना ही उनके व्यवहार में कोई अंतर आया था। वे तो आज भी उतने ही परेशान और लाचार हैं। मानसिंह ने एक ऐसे ही निराश व्यक्ति को इसके सामने गुहार लगाते हुए देखा तो उसने स्वयं आगे बढ़कर उसकी चिट्ठी लिखने की पेशकश की। उसे चिट्ठी लिख दे दी और धन्यवाद दिया और चिट्ठी लेटर बॉक्स में डालकर जाने लगा तो उसने उसे पास बुलाकर कहा, अगर किसी और को भी कुछ लिखवाना है तो वह उसे पास बुलाकर लाए। वह सचमुच में ही एक अन्य व्यक्ति को लेकर आया। बस उसके बाद तो जरूरतमंद लोग अपने आप आने लगे और मानसिंह किसी का मनी ऑर्डर फार्म तो किसी का पोस्ट कार्ड लिख कर देने लगा। मनी ऑर्डर फार्म 4 आना, पोस्ट कार्ड 8 आना और अंतर्देशीय पत्र 1 रुपया अपने आप ही तय हो गया। शाम तक 4-5 रुपए की मजदूरी होने लगी। उसकी पेंशन भी ट्रांसफर हो गई। समय आसानी से बीतने लगा। बच्चे बड़े हो गए थे। चंदन कॉलेज में पहुंच गया और गुड्डी 10वीं कक्षा में। मानसिंह और गोपाल की आयु भी समय के साथ बढ़ रही थी। उसे अब डाकघर जाने तक में भी कठिनाई होने लगी थी। जितना वह कमाता उतना ही रिक्शा भाड़े में चला जाता। इसलिए गोपाल ने उसे एक साइकिल पर डाकघर छोड़ने का फैसला किया। वह सुबह उसे छोड़कर आता और शाम को लेने जाता, किंतु मानसिंह की आत्मा उसे धिक्कारती। उसे लगता जैसे अपने स्वार्थ के लिए वह एक भले दोस्त पर अत्याचार कर रहा है।
जब कोई काम उसके बस का नहीं है तो उसे आराम से एक और बैठ जाना चाहिए और जितनी पेंशन उसे मिलती है उसी में अपना काम चलाना चाहिए। वह दृढ़ निश्चय करके उठा और पैदल ही घर के लिए चल पड़ा ताकि गोपाल के घर से निकलने से पहले वह घर पहुंच जाए और उसे धूप में डाकघर न आना पड़े। मानसिंह अकेला ही घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, गोपाल भाई साहब कहाँ रह गए? तो मानसिंह बोला, क्या गोपाल घर नहीं है? मानसिंह ने उल्टा प्रश्न किया तो उसकी पत्नी बोली, वह तो रोज तुम्हें लेने गए हैं रोज की तरह, क्या तुम्हें वह मिला नहीं? इसी बात से बचने के लिए तो वह मानसिंह कहने लगा, मैं डाकघर से कुछ पहले निकला था, छोटे रास्ते से घर आया हूँ ताकि उसके चलने से पहले मैं घर पहुंच जाऊं। चंदन की माँ, मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती है, हम क्यों एक भले आदमी पर बोझ बने? हमारे खाने रहने के अलावा मेरे 2-5 रुपए के लालच में वह साइकिल पर मुझे छोड़ने और लेने जाता है, वह भी मेरी ही उम्र का है। सच कहते हो चंदन के बापू, जो उनकी पत्नी कहने लगी। हालत तो गोपाल भाई साहब की भी ठीक नहीं है, बाहर से आते हैं तो काफी देर तक हाँफते रहते हैं। मुझे तो उनकी हालत देखकर दुख होता है। और भाभी जी को भी जो दमे की शिकायत है, बेचारी फिर भी इतने बड़े घर में झाड़ू बुहारी करती हैं, खांसती रहती हैं, कभी कभी उनका सांस लेना मुश्किल हो जाता है। शुक्र है कि यहाँ अंगीठी और स्टोव का इंतजाम है, गांव की तरह गीली सूखी लकड़ियों से चूल्हा नहीं जलाना पड़ता। गुड्डी खाना बनाने में गजब की फुर्ती करती है। मैं मदद करने के लिए उठती हूँ तो कहती है कि माताजी आप आराम से बैठो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कर लूंगी। बहुत ही प्यारी बच्ची है। पास आकर धीमे से पूछती है, बापूजी आपके लिए पानी लाऊं? मानसिंह ने उसकी प्रशंसा की। गोपाल किशन बहुत ही भला और परोपकारी इंसान है। अपनी औलाद ना होने का भी उसे कोई गम नहीं है। वह हर एक के में जो अपनापन खोज लेता है। एक अनाथ असहाय बच्ची भी उसने बेटी की तरह परवरिश कर रहा है। भगवान उसका भला करे। दुनिया में ऐसे भले लोग बिरले ही होते हैं। सराफत भाई ने भी हमें आसरा देकर उबारा था, नहीं तो परदेश में हमारा कौन था। यह आपके मिलनसार स्वभाव का ही फल है। निर्मला कहने लगी, हमें इस मुसीबत में सहारा देने वाले देवदूत मिले। आपको पता है भाभी जी बोल सुन नहीं सकती हैं। तो वह कहने लगा, मुझे मालूम है। जो मानसिंह ने कहा, शादी मेरे सामने हुई थी, यह हमारे स्टाफ मेंबर की बेटी तो है। हमारा पूरा स्टाफ वहीं था। दुल्हन मंडप में गूंगी बहरी लड़की से शादी के लिए मना कर सकता था गोपाल किशन, और कांसीराम ने दूल्हे के पैरों में पगड़ी तक रख दी थी। उसे बहुत समझाया था दूल्हे ने, लेकिन उसने मना कर दिया था। फेरे होने के बाद मेरी लड़की को कौन अपनाएगा? जो कांसीराम बहुत रोने लगा था, लेकिन पिता पुत्र नहीं माने, बारात वापस ले गए। गोपाल तब कुंवारा था। उसने आगे बढ़कर कहा, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं इसे अपनाने को तैयार हूँ। हम सब देखते रह गए, लेकिन उसने खुशी खुशी सब रस्में पूरी की और दुल्हन लेकर घर आ गया। वह तो बचपन से ही लोगों की भलाई करता आ रहा है। जो उसकी पत्नी है, उसकी बारात वापस चली गई थी। बाप ने अपनी इज्जत, अपनी पगड़ी उनके आगे रख दी थी, लेकिन वे लोभी लालची लड़की गूंगी बहरी छोड़कर चले गए। गोपाल किशन ने कांसीराम की इज्जत रखी। रोज की तरह 3 बजे के लगभग गोपाल डाकघर पहुंचा, लेकिन मानसिंह नीम के नीचे नहीं था। आज वह छोटे रास्ते से कुछ पल पहले ही वहां से जा चुका था। गोपाल को चिंता हुई तो वह उसने देखने डाकघर में गया। उसने शराफत अली से पूछा, लेकिन आज वह उससे भी नहीं मिला था। अब वह दोनों ओर देखता हुआ तेज तेज पैडल घुमाता आगे बढ़ रहा था। उसकी धड़कन तेज हो गई। धूप गर्मी में उसका मुंह सूख गया था और चिंता में उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक मोड़ पर एक तब तेज रफ्तार ट्रक सामने से बिना हॉर्न दिए आया और गोपाल उसकी चपेट में आ गया। ट्रक उसकी छाती और चेहरे के ऊपर से गुजरता हुआ आगे बढ़ गया। उसकी साइकिल 2 हिस्सों में बट गई थी और आगे का पहिया निकलकर दूर जा गिरा था। डाकघर के चौराहे पर हुए एक्सीडेंट की खबर सुनकर डाकघर के कर्मचारी और गेट के बाहर चाय वाला और मौजूद लोग दौड़कर वहां पहुंचे। शराफत अली ने देखा उसका पुराना साथी गोपाल किशन खून में लथपथ सड़क पर पड़ा है, तो उसने एक साथी की मदद से बेहोश गोपाल को रिक्शा में सिविल अस्पताल पहुंचाया। लेकिन एक्सीडेंट केस कहकर डॉक्टर ने पहले पुलिस को खबर की, लेकिन शराफत अली के गिड़गिड़ाने पर बेहोश गोपाल की जांच शुरू की गई और जांच के में बताया कि उसकी छाती और चेहरे के ऊपर से ट्रक का भारी भरकम पहिया गुजरा है, जिससे उसकी पसलियां टूट गई हैं, गर्दन की नस फट गई है, खून बहुत बह चुका है और मामला गंभीर है।
उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन पुलिस तहकीकात के बाद मजबूर शराफत अली ने एक जिम्मेदार दोस्त की हैसियत से अस्पताल की सारी औपचारिकताएं पूरी की और ऑपरेशन के लिए जरूरी दवाइयां और इंजेक्शन लेकर आया। उसने अस्पताल में एक जानकार कर्मचारी को गोपाल के घर भेजा। उधर मानसिंह चिंता में डूबा बाहर के कमरे में बैठा था। अचानक परिचित अस्पताल कर्मचारी को देखा तो अनिष्ट की आशंका से वह घबराकर उसके पास पहुंचा। उसे जिज्ञासा पूर्वक पूछने लगा तो कर्मचारी ने उसके मनोभाव पढ़कर धीमे स्वर में बताया कि गोपाल को चोट लगी है। शराफत अली ने आपको अस्पताल में बुलाया है। मानसिंह उसी समय बिना किसी को कुछ बताए साइकिल पर उसके साथ अस्पताल पहुंचा। गोपाल ऑपरेशन थिएटर में बेहोश था। शराफत अली थिएटर के बाहर कुछ लोगों के साथ बेचैन खड़ा डॉक्टर के बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा था। मानसिंह बहुत ही घबराया हुआ था। शराफत अली ने उसे एक बेंच पर बिठाया और हौसला देता हुआ बोला, चिंता की कोई बात नहीं है, छाती में चोट आई है, उसी की मल्लम पट्टी चल रही है। लेकिन मानसिंह का दिल डूबा जा रहा था। वह गोपाल को देखने के लिए बहुत बेचैन था। वह खुद को कोसता हुआ पछता रहा था। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में वह डाकघर से पहले क्यों निकला। वह घर पहुंचकर भी कल से डाकघर न जाने का फैसला गोपाल को बता सकता था, क्योंकि उसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। 3 डॉक्टर बाहर आए। मानसिंह लपक कर डॉक्टर के पास पहुंचा और दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। डॉक्टर बोला, देखिए, पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है। ऑपरेशन ठीक हो गया है, लेकिन खून ज्यादा बह जाने से खतरा अभी टला नहीं है। अस्पताल में जितना खून उपलब्धता दिया जा चुका है, अब आप इंतजाम करें। मानसिंह रोते हुए बोला, डॉक्टर साहब, आप मेरा खून ले लो, लेकिन इस फरिश्ते को बचा लो। तुम तो डॉक्टर कहने लगे, मानसिंह, तुम्हें तो खुद ही खून की जरूरत है बाबा। अगर कोई स्वस्थ आदमी खून दे तो ठीक है, वरना तुम्हें अस्पताल में पता करो, लेकिन जल्दी से जल्दी, उसके पास टाइम ज्यादा नहीं है। शराफत अली और मानसिंह ने आपस में बात की। दाम बनाए काम। दोनों दोस्त अपने अपने घर भागे। मानसिंह ने पत्नी के अंतिम जेवर, मंगलसूत्र और मांग का टीका लिया, तो शराफत अली ने पोस्ट मास्टर से अपने वेतन की गारंटी पर 100 रुपये उधार लिए। भाग दौड़ के बाद वे एक प्राइवेट अस्पताल से 4 बोतल खून लेकर अस्पताल पहुंचे। गोपाल को खून दिया जाने लगा। उसके बाएं हाथ पर ग्लूकोज की नली लगी थी और दाएं हाथ पर खून की। मुंह पर ऑक्सीजन मास्क था और बेड के नीचे मूत्र नली का बोतल में लटक रही थी। रात हो गई थी। चंदन और गुड्डी डरते डरते अस्पताल पहुंचे। मानसिंह और शराफत अली अपने 2 जानकारों के साथ रूम के बाहर एक बेंच पर हारे थके बैठे हुए थे। बच्चों ने गोपाल को देखने की अनुमति मांगी तो वहां नर्स ने उन्हें दूर से ही देखने की इजाजत दे दी। 2 दिन तक नली में टपकता बूंद बूंद खून गोपाल के शरीर में गया तो शरीर में कुछ हरकत हुई। नर्स ने उसी समय डॉक्टर को सूचना दी। डॉक्टर ने पेशेंट की जांच करके संतोष की सांस ली और उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी। तीसरे दिन शाम को बड़े डॉक्टर ने बताया कि पेशेंट की हालत में सुधार हो रहा है। 10 दिन बाद हम उसे छुट्टी दे सकते हैं, लेकिन इस बीच उसे आप लोग डिस्टर्ब ना करें। उसे जितना आराम मिलेगा वह उतनी जल्दी ठीक होगा, इसलिए उसके पास भीड़ ना करें। उसे कम से कम और धीरे से बात करें। चौथे दिन गोपाल ने आंखें खोली तो मानसिंह को उसने अपने पास बैठा पाया। उसकी आंखों में आंसू देखकर गोपाल अपने आसपास के माहौल को समझने की कोशिश करने लगा। उसके दोनों ओर स्टैंड पर लगी खून और ग्लूकोज की बोतलें देखकर वह समझ गया वह अस्पताल में है और उसका साथी गोपाल जो उसके पास में बैठा, उसका साथी मानसिंह बैठा रो रहा है। गोपाल यह समझ गया। हाथ उठाकर उसने उसे दिलासा देने की कोशिश की तो वह हाथ नहीं उठा सका। उसने पलकें झपकाकर और होठों पर मुस्कान लाकर उसे हिम्मत रखने को कहा, लेकिन मानसिंह उसके साहस और हिम्मत से के आगे नतमस्तक हो गया। उसके मुंह से रुलाई निकलने लगी तो वह उठकर बाहर आ गया। दोपहर का समय था। शराफत अली भोजन का प्रबंध करने अपने घर आया हुआ था। गोपाल के घर में मातम पसरा था। 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। घर वालों ने ना तो खाना बनाने की इच्छा थी और ना ही वो खाना चाहते थे। शराफत अपनी पत्नी के साथ खाना लेकर आया और बाहर बैठी महिलाओं और बच्चों को समझा बुझाकर खाना खिलाया। फिर उसने मानसिंह से भी जो थोड़ा सा खाना खा लेने का आग्रह किया। किसी ने 1 रोटी खाई तो किसी ने आधी। मानसिंह की आंखों में आंसू थम नहीं रहे थे। वह निढाल सा एक कोने में बैठा हुआ था। मानसिंह का हृदय जो उमड़ पड़ रहा था, वह आंसू पहुंचकर उठा
और गोपाल के पास आकर स्टूल पर बैठ गया। शराफत अली भी उसके पीछे अंदर आया, उन्हें देखने लगा। गोपाल कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। दोनों दोस्तों ने उसके ऊपर झुककर सुनने की चेष्टा की। गोपाल ने मानसिंह की आंखों में झांकते हुए कहा, भाई साहब, मैं कुछ मांगू तो दोगे? तो मानसिंह बोला, कहो गोपाल भाई, सब कुछ तुम्हारा है, बेझिझक हुक्म करो। अगर मैं किसी काम आ सका तो मेरा सौभाग्य होगा। मानसिंह ने दोनों हाथ जोड़ लिए थे। तो गोपाल बोला, मेरी बच्ची को अपना लेना भाई साहब, वह नादान अकेली ना पड़ जाए इस दुनिया में। तो मानसिंह कहने लगा, ऐसा क्यों कहते हो गोपाल भाई? गुड्डी हम सब की बेटी है, तुम खुद हंसी खुशी अपने हाथों से उसका कन्यादान करोगे और हम आपके साथ खड़े रहेंगे। शराफत अली ने भी बड़े मासूमियत से कहा था। तो गोपाल कहने लगा, शराफत भाई, मेरी एक ही इच्छा है, मेरी गुड्डी चंदन की खुशबू बन जाए और हमारे घर आंगन को महकाए। तुम्हारा आदेश सिर माथे पर। गोपाल भाई, गुड्डी चंदन की खुशबू बनेगी, अब तुम चिंता छोड़ो, मानसिंह कहने लगा, और आराम से सो जाओ। डॉक्टर ने ज्यादा बोलने को मना किया है। तो मानसिंह ने भी प्यार से माथे पर हाथ फेरा और उसे आश्वस्त कर दिया। तो उसने आंखें बंद कर ली। मानसिंह और शराफत अली अन्य सदस्यों के पास बाहर आ गए। तो जैसे ही नर्स गोपाल के पास पहुंची तो ट्रे स्टूल पर रखकर पलटकर बदहवास से उल्टे पांव डॉक्टर की तरफ भागी। स्टेथोस्कोप हाथ में ले डॉक्टर उसके साथ दौड़ा और उसने तुरंत जो बड़े डॉक्टर साहब आए और फिर परिवार के सदस्य भी अनहोनी की आशंका से अंदर पहुंचे। डॉक्टर साहब ने परिवार गोपाल को छूकर देखा और सिर झुका लिया और उनके मुंह पर चादर डालकर बाहर निकल आए। मानसिंह और शराफत अली भौचक्के रह गए। गूंगी बहरी कोयल बेहोश हो गई। गोपाल के बेड के चारों ओर परिवार के लोगों का जो विलाप शुरू हो गया, किंतु गोपाल सबको रोता हुआ बिलखता हुआ छोड़कर गोकुल धाम की अपनी अनंत यात्रा पर जा चुका था। मानसिंह ने और उसकी पत्नी ने उसकी पत्नी कोयल को संभाला और उनको घर आ गए। होने को कोई नहीं टाल सकता था, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता था। और गोपाल की अंतिम क्रिया की गई। 13 दिन का शोक मनाया गया और गोपाल के जाने का सदमा सबसे ज्यादा उसके परिवार वालों को और मानसिंह को तो सबसे ज्यादा था। उसके जाने के बाद मानसिंह ने तो जैसे खाट ही पकड़ ली थी। वह तो उसके सदमे को सहन ही नहीं कर पा रहा था। अब मानसिंह इतना लाचार हो गया था, वह खाट से उठ भी नहीं पाता था। गोपाल के कारण तो जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। अब उसने चंदन के साथ खुशबू का विवाह कर दिया और गोपाल की अंतिम इच्छा को पूरी किया। अब चंदन भी जो बड़ा हो गया था, समझदार हो गया था, उसकी नौकरी लग गई थी, तो उसने भी अपने पूरे परिवार को संभाल लिया और मुश्किल से 2 साल बाद ही जो मानसिंह भी इस दुनिया को अलविदा कह गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।